अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 की थी और एक्सरसाइज 3.5 के फर्स्ट क्वेश्चन को हमने देखा था कि क्रैमर्स रूल को सिंप्लीफाई करना, उसके ज़रिए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको सॉल्व करना। तो जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है हमें ये पता है कि उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम जब देखते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म है उसकी, ये इससे पहले भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस दिए हुए हैं। ये यहाँ पे देखें, ये अगर मेरे पास कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये जो पहले वाला, तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है बेसिकली। यहाँ पे मैं जस्ट पहले मैट्रिक्स फॉर्म दिखाता हूँ, फिर आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिखाऊंगा। यहाँ पे इसमें ये रहा, ये हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि तमाम के कोफिशिएंट्स राइट करेंगे और आगे जो वेरिएबल x1 x2 x3 या xyz जो भी इस्तेमाल हुए हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद इस साइड पे जो है होगा मैट्रिक्स, उसको b कह देंगे। तो ax इज इक्वल टू b बन जाएगा। तो अब याद ये रखें कि आप लोगों को किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, फिर ax इज इक्वल टू b आ गया, तो x की वैल्यू हमारा मकसद है कि हमने फाइंड आउट करनी है, तो x आ जाएगा a इनवर्स b। तो ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता है जिसके जरिए अगर आपको कोई मेथड ना कहा गया और सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया तो हम आम रूटीन में यही मेथड यूज कर लेते हैं। तो इस मेथड में क्या करेंगे, ए इनवर्स हमारे पास फाइंड आउट करना होता है, और ए इनवर्स का वही तरीका है कि आपने ए का मॉड निकालना है और ए का एडजॉइंट कैसे निकालना है, कोफैक्टर्स के जरिए, कि सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे तमाम एलिमेंट्स के, और जो कोफैक्टर आए उनका ट्रांसपोज जब लिखेंगे तो उसका एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट ओवर ए मॉड से ए इनवर्स आ जाएगा, और ए इनवर्स को जब बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी, और उसमें जो पहली वैल्यू x1 की हुआ करेगी, दूसरी x2 की और तीसरी x3 की। और अगर ऐसा ना हो तो फिर पहली जो है वो x की, दूसरी y की और तीसरी z की। अच्छा, एक तो ये मेथड था हमारे पास, और दूसरा हमने क्रैमर रूल किया था। क्रैमर रूल के अंदर हमने ये कहा था कि हमारे पास सबसे पहले जो भी सिस्टम हो उसमें से ए निकाल लेना कोफिशिएंट्स, यानी कि इसका 3 इधर से 1 इधर से -1, देखें 3 1 -1, इसी तरीके से 1 1 -2 और -1 2 -1। तो ये ए का डिटर्मिनेंट बनेगा। आपने x1 x2 x3 की डायरेक्ट वैल्यूज लिखनी होती हैं क्रैमर्स रूल के अंदर, लेकिन नीचे ए का मॉड आएगा सबके, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा तो ये ए ही। लेकिन जब x1 निकाल रहे हुआ करेंगे तो x1 निकालते हुए पहला कॉलम नहीं लिखेंगे, बल्कि पहले कॉलम की जगह पे ये वाले एलिमेंट देखें यहाँ पर राइट कर दिए, बाकी दोनों कॉलम सेम है। अच्छा, x2 जब निकालेंगे तो फिर दूसरा, पहला और तीसरा कॉलम सेम रहेगा, दूसरे कॉलम की जगह पे ये वाले एलिमेंट लिख देंगे। और x3 की जब वैल्यू निकालेंगे तो तीसरे कॉलम की जगह पे एलिमेंट लिखेंगे, पहले दोनों कॉलम सेम रहेंगे, और नीचे हर सूरत में ए का मॉड ही आएगा। ठीक है ना। तो ये x1 x2 x3 ये पहले, दूसरे और तीसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए जो प्रोसेस है। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन, वहां पर क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा देखा था लास्ट लेक्चर में भी। ये देखें, क्रैमर रूल के जरिए हमने करना था। तो क्रैमर रूल से ये हमारे पास 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3 था, 3x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 1 था, 5x प्लस y माइनस 3z इज इक्वल टू 2 था। तो हमने क्या किया, इनके तमाम के जो इस साइड पे x y और z के कोफिशिएंट्स थे उनको पहली लाइन वालों को, इनके पहली इक्वेशन वालों को पहली लाइन में लिखा है रो में, दूसरी रो में, फिर तीसरी रो में। ए का मॉड निकाला, और ए का मॉड अगर नॉन जीरो आएगा तो फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। ये नॉन जीरो आ गया, फिर एक्स वाई और जी की वैल्यू कैसी आएगी, नीचे ए का मॉड ही है सबके, ऊपर क्या है, ए की जगह पे जो पहला कॉलम था हमारे पास, अब हमने पहला कॉलम नहीं राइट किया उसकी जगह पे, बल्कि क्या किया, पहले कॉलम की जगह पे ये वाले कोफिशिएंट्स यानी कि x1 और 2 राइट कर दिए। देखें यहाँ पे x1 और 2 है, 3 1 और 2, ये देखें 3 1 और 2 राइट कर दिए, बाकी दोनों सेम है। y निकालते हुए 3 1 और 2 दूसरे कॉलम में लिख दिया ए के, बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे, और z निकालते हुए तीसरे कॉलम में लिखेंगे, और पहले दोनों कॉलम यही ए वाले रहेंगे। तो ये प्रोसेस था क्रैमर्स रूल का। अच्छा, क्रैमर रूल के बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें कोई मेथड नहीं कहा था, मैट्रिसेस कहा सॉल्व करें, तो उसमें वही तरीका चलाएंगे हम कि ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स है,
और यानी कि इसके लिए वही एग्जांपल चलेगी कि आप इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, जो अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाई थी कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, और फिर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये स्टेप आप लोगों ने लिख लेने हैं क्योंकि ये आप लोगों को एग्जांपल्स में नजर आ जाएंगे। ए इनवर्स बी, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, अगर तो आपने ए इनवर्स निकालना है पहले। ए इनवर्स निकालने के लिए ए मॉड चाहिए और एडजाइंट चाहिए। एडजाइंट क्या है? ये तमाम एलिमेंट्स के देखिए कोफैक्टर्स निकाल लें और उनका क्या ले लिया हुआ है? ट्रांसपोज। तो तमाम के कोफैक्टर्स निकालने के बाद जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास एक का एडजाइंट आ जाएगा। ए एडजाइंट को जब ए मॉड पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आ गया। तो ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आया। तो इसमें पहला आंसर एक्स होगा, दूसरा आंसर वाई का और तीसरा आंसर जी का होगा। ठीक है ना? तो ये हमारे पास टोटल टाइप्स थे इसकी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिसेस टू द एचेलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। अब एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म होती क्या है, पहले आप ये देख लें। एचेलॉन फॉर्म से या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से सॉल्व करने के लिए हमें ना सिर्फ वो जो मैट्रिक्स जिसे हम ए कहा करते थे कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स वो लिखना होता है, बल्कि दूसरी साइड पे जो एलिमेंट्स होते थे जिन्हें हम बी कहते थे वो भी राइट कर लेते हैं। ये सारे एलिमेंट राइट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं? पहले एलिमेंट को बनाते हैं वन। हमारे अब स्टेप्स क्या है? रो ऑपरेशन लगाएंगे, पहले एलिमेंट को बनाएंगे वन, और फिर डिफरेंट रो ऑपरेशन लगाते हुए इसके नीचे वाले एलिमेंट को क्या बनाएंगे? जीरो। ये देखें वन के बाद नीचे जीरो बना लिए। उससे अगला स्टेप होता है कि इधर एलिमेंट में डायगोनल में वन बनाना है, और फिर इसके नीचे जीरो बनाना है और ऊपर जीरो। ये देखें वन के नीचे जीरो बना लिया, और अगले स्टेप में जाके हम इसके ऊपर जीरो बना रहे हैं। देखिए वन के नीचे जीरो जब बन गया था, बल्कि नहीं, आप ऊपर जीरो तब बनाएंगे वन, इसके नीचे सारे जीरो, उसके बाद यहाँ पे वन, उसके नीचे जीरो, और फिर अगले डायगोनल वाले प्लेस पे वन। ये हम एचिलॉन फॉर्म बना रहे हैं। एचिलॉन फॉर्म में डायगोनल्स में वन वन कर लेते हैं और उसके नीचे जीरो बना लेते हैं। और फिर इनकी इक्वेशंस आप लिखेंगे तो देखें इक्वेशन कैसे बनेगी। x1 माइनस टू एक्स टू, जैसे आपने इक्वेशन से मैट्रिक्स लिखे थे, अब मैट्रिक्स से दोबारा इक्वेशन लिख लेंगे हम। x1 माइनस टू एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू माइनस वन, और x2 माइनस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री, और x3 इज इक्वल टू 24/19। तो x3 की वैल्यू आई हुई है, वो इससे पिछली में पुट करेंगे। इसको हम कहते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो x2 की आ जाएगी, और फिर x1 और x2 और x3 की वैल्यू पहले में पुट करेंगे तो x1 की आ जाएगी। तो ये तो होता है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से एचिलॉन मेथड। रिड्यूस एचिलॉन में ना सिर्फ आपने यहाँ पे वन वन बनाने हैं, बल्कि इसके ऊपर वाले भी क्या बना लेने हैं? मुख्तलिफ रो ऑपरेशन करके जीरो। तो जब नीचे वाले और ऊपर वाले तमाम एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो फिर डायरेक्ट हम x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू बता सकते हैं कि x1 x2 x3 की ये वैल्यूज हैं। तो इसे हम कहते हैं रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म से आप लोगों के पास डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। तो आप लोगों ने थर्ड क्वेश्चन में एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म वाला प्रोसेस यूज करते हुए मैट्रिसेस को क्या करना है? सॉल्व करना है। अच्छा, उसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें इक्वलिटी के साइन के दूसरी साइड पे हमारे पास क्या होता है? जीरो साइन होता है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है? जब ये तमाम की तमाम होमोजीनियस इक्वेशंस हैं तो फिर हमें एक्स वाई और जी में से किसी एक को आर्बिट्रेरी वैल्यू देनी पड़ती है। ये देखें यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम ए को एचिलॉन फॉर्म में लिखते हैं। अगर तो एचिलॉन फॉर्म में लिखने के बाद तमाम की तमाम रोज नॉन जीरो रहें तो फिर आप उनको सिंप्लीफाई करके x1 x2 x3 की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हो और कोई एक रो पूरी जीरो हो जाए तो फिर आप किसी एक वेरिएबल को आर्बिट्रेरी वैल्यू दे देंगे t। लेट्स सपोज z को आप लोग क्या कह दें? t कह दें, और z की शक्ल में बाकी दोनों वैल्यूज के आंसर फाइंड आउट करें। ओके, तो हमने z की जगह पे t वैल्यू पुट करके y और z x और y की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ t फाइंड आउट कर ली। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं इससे रिलेटेड। t इज इक्वल टू वन है तो सोल्यूशन ये आ गया, क्योंकि हमारे पास ना एक पूरी रो जीरो हो गई थी तो नंबर ऑफ इक्वेशंस जो थी वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम थी, तो इस वजह से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को बाकियों के वेरिएबल के फॉर्म में लिखा था। और
अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है तो उनका एक सोल्यूशन तो पक्का है कि अगर एक्स वाई और जी की जगह पे 0 0 पुट कर दें तो उसको हम कहते हैं कि वो ट्रिवियल सोल्यूशन है। इसके अलावा अगर कोई और सोल्यूशन आता है तो उसको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज एक इक्वेशन है, ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस यहाँ पर हमें राइट दिया गया है। यहाँ से हमने एक्स वाई और जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी भी फाइंड आउट की हुई है। सारी इक्वेशंस के अंदर उसी तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए सिस्टम का सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल हो। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन किसी भी सिस्टम का तब होता है जब डिटर्मिनेंट का जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है ना ए मॉड वो जीरो, तो ए मॉड को जीरो रख लें और लैम्डा की वैल्यू निकाल लें बस। ठीक है जी। तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास उस वैल्यू के लिए सिस्टम का सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल होगा। फिर वो लैम्डा की वैल्यू दोबारा उस मैट्रिक्स के अंदर पुट करके उसी तरीके से नंबर ऑफ रोज चेक करेंगे, कम है तो किसी एक की वेरिएबल को टी पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो यही काम हम करेंगे कि लैम्डा की सब पहले वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके अंदर पुट करने के बाद ये पिछली एक्सरसाइज पिछले क्वेश्चन जैसा ही यानी कि क्वेश्चन बन जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि लैम्डा की वैल्यू आपने सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। तो लैम्डा की वैल्यू उसी तरीके से कि ए मॉड को जीरो पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसको इक्वेशन के अंदर पुट करके ये आपके पास जो है पहले क्वेश्चन की तरह ही इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे आपने, ये क्वेश्चन बन गया। उसका आगमेंटेड मैट्रिक्स लिखे, उसको एचिलान में लिखा तो एक रो खत्म होगी। इसका मतलब x1 x2 x3 में से किसी एक को टी रख लेंगे और बाकियों की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ टी ही मालूम कर लेंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक्सरसाइज थी, लास्ट एक्सरसाइज। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हम इसे अगला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे।